नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं जूनियर अध्यापक भर्ती परीक्षा, जो सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 है, उसका अभ्यास संस्कृत का सेट 2। यानी मैंने इसके पहले एक सेट को अपने वीडियो पर डाल दिया है, ये उसी का दूसरा वीडियो है। तो पहले वीडियो को आप जाकर देख लीजिए, उसके बाद आप दूसरा वीडियो देखिए। इसका पाठ्यक्रम भी मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है। इसके सामान्य ज्ञान का जो सभी विषयों के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है, उसको भी मैं अपने चैनल के माध्यम से उसको भी हल करा रही हूँ। तो उसके भी मैंने अभी तक 2 जो है अभ्यास डाल दिए हैं अपने चैनल पे, उसको भी जाकर आप देख लीजिए, क्योंकि पूरी तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी है। तो संस्कृत के विद्यार्थियों की तो पूरी तैयारी हो रही है, लेकिन अन्य विषयों के जो विद्यार्थी हैं उनका मैं सामान्य अध्ययन में सहयोग कर रही हूँ। तो संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए चलिए हम आज की जो अभ्यास प्रश्नोत्तरी है उसको स्टार्ट करते हैं। तो मेरे उन मित्रों से विनम्र निवेदन है जो अभी अभी हमारे चैनल पर आए हैं, आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा संस्कृत का अभ्यास संख्या 2 है, ठीक है। मैंने पहला जो है वो करा दिया है, उसको आप ज़रूर से देख लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 100 प्रश्न है, जैसा कि आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है कि आपका जो वैकल्पिक विषय होगा उससे 100 प्रश्न होंगे और अनिवार्य विषय से 50 प्रश्न होंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें सबसे पहले पद्यांश है। पद्यांश में 51 से 55 तक के प्रश्न हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न, पहले हम इसकी पद्यांश को पढ़ते हैं। पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या तदंतरे सा वीरराजधेनुर्दिन शपा मध्य गतेव संध्या। ठीक है, तो ये पद्यांश है, इससे प्रश्न बनेगा। इस पद्यांश को आप 3-4 बार पढ़िए, उसको पढ़ने का प्रयास करिए। हर समय मैं या किसी कोचिंग वाले थोड़ी रहेंगे जो आपको इसके अर्थ को बताएंगे। तो हो सकता है हम लोग जो पढ़ाए हैं वो ना आए, कोई और श्लोक दे दे। तो ये एक तरीका है, ये प्रश्नों की प्रकृति को समझने के लिए आप लोगों को दिया जा रहा है कि ये ऐसे ही आएंगे। तो इसको हल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसको 3-4 बार आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसके प्रश्नों को सॉल्व करिए, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। तो देखिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या तदंतरे सा वीरराज धेनुर्दिन शपा मध्य गतेव संध्या। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि संध्या से किसकी तुलना की गई है। तो ये वाला जो लाइन है ना, संध्या से किसकी तुलना की गई है, तो इसका आंसर होगा धेनु की। कैसे? इस श्लोक में बताया गया है कि जो महारानी सुदक्षिणा और राजा दिलीप के मध्य गाय है, वो उसी प्रकार प्रतीत हो रही है जैसे दिन और रात्रि के मध्य संध्या प्रतीत होती है। ठीक है, तो संध्या से किसकी तुलना की गई? धेनु की। ठीक है, ऐसे ही प्रश्नों को समझने का प्रयास करिए। प्रस्तुत श्लोक में कौन सा अलंकार है? तो ये जो श्लोक है इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, कैसे? इस श्लोक में धेनु की तुलना संध्या से की गई है। यहाँ पर संध्या क्या है? उपमान है, तथा धेनु उपमेय है। और उपमावाचक शब्द इव के प्रयुक्त होने से उपमा अलंकार है। काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट ने कहा है, साधर्म्य उपमा भेदे पूर्णालुप्ता च। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आपको। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद में पार्थिव शब्द का क्या अर्थ है? पार्थिव शब्द यहाँ कहाँ पे है? पार्थिव। अब इसका अर्थ क्या होगा? तो पार्थिव शब्द का अर्थ है, ये 53 वाला है ना, इसका अर्थ है राजा। ठीक है, प्रस्तुत श्लोक में पार्थिव शब्द का प्रयोग राजा दिलीप के लिए किया गया है। ठीक है, छपा शब्द का क्या अर्थ है? छपा, रात्रि। तो जो धेनुर दिन क्षपा मध्य गतेव संध्या, ठीक है,
यहाँ पे ये वाली लाइन है ना, ये वाली, धेनुर्दिन क्षपा मध्य गतेव संध्या, अर्थात धेनु उसी प्रकार प्रतीत हो रही है जैसे दिवस और रात्रि के बीच में संध्या। अतः रात्रि के लिए छपा शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। राजा एवं उनकी पत्नी के मध्य कौन सुशोभित हो रहा है? राजा और उनकी पत्नी के मध्य कौन सुशोभित हो रहा है? धेनु। इस श्लोक में बताया गया है कि जो महारानी सुदक्षिणा है, ठीक है, और राजा दिलीप, इनके मध्य गाय उसी प्रकार प्रतीत हो रही है जैसे दिन और रात्रि के बीच संध्या प्रतीत होती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन पांचों प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही थोड़ा कोशिश करके लगाइएगा। अब हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर इससे बनने वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जनतंत्राभिधाना शासन प्रणाली, मैं इसको अंडरलाइन कर करके पढ़ रही हूँ। जनतंत्राभिधाना शासन प्रणाली अस्माकं देशे प्रवर्तमाना अस्ति। राजनय शास्त्रज्ञे विद्वधि राजतंत्रं कुलीनतंत्रं प्रजातंत्रमिति शासन प्रणाल्यास्त्रयो भेदा प्रतिपादिता। राजतंत्रं राज्ञः शासनं, कुलीनतंत्रं कुलीनानां विशिष्टजनानां शासनं, जनतंत्रं जनानां शासनमिति तैराधुनिकैः व्याख्यातम्। जनतंत्रे राज्ञः स्थानं जना गृह्णन्ति। कर्तव्यबोधः एव जनतंत्रस्य मूलाधारः यस्मिन् कस्मिन् वा कार्यं नियुक्ता। कर्तव्य संपादन समुत्सुकाः सततं राष्ट्रविकासे निरताः। विहित साध्यं साध्यन्तो आश्रान्ताः श्रमशीला देशवासिनो नागरिका एव स्वराष्ट्रमुन्नते क्षमन्ते इति जनतंत्र पद्धत्या महद्वैशिष्ट्यम्। ठीक है, तो ये है आपका गद्यांश। अब इससे बनने वाले प्रश्न 56 से 60 तक हैं, उनको हम देख लेते हैं। कह रहा है कि जनतंत्र में राजा का स्थान कौन ग्रहण करता है? तो इस पद्यांश में बताया भी गया है कि जिस प्रकार राजतंत्र में राजा का शासन होता है, उसी प्रकार जनतंत्र में राजा का स्थान जनता ग्रहण करती है। ठीक है, इसलिए जनतंत्र को जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन कहा गया है। प्रस्तुत गद्यांश में कहा गया है कि जनतंत्रे राज्ञः स्थानम जना गृह्णयन्ति। कहाँ पे है ये लाइन? आप देखिए, यहीं पे, यहाँ पे है ना, देखिए ये लाइन, जनतंत्रे राज्ञः स्थानम जना गृह्णयन्ति। ठीक है, अर्थात जनतंत्र में राजा का स्थान जनता ग्रहण करती है। तो इसका आंसर हो गया जनता। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, जनतंत्र का मूलाधार क्या है? तो इसकी लाइन यहीं पे है, इसको देख लीजिए। इसका आंसर होगा कर्तव्य बोध। ठीक है, यहाँ पे है कर्तव्य संपादन समुत्सुकता। ठीक है, इस पूरी लाइन को आप अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये वाली लाइन है, कर्तव्य बोध एवं जनतंत्र से मूलाधार, अर्थात कर्तव्य बोध ही जनतंत्र का मूल आधार है। क्षेत्रीयता, उग्रराष्ट्रीयता एवं भाषावादिता एक मजबूत जनतंत्र को कमजोर करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, हमारे देश में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित है? तो ये इसका आंसर होगा जनतंत्र। इस पे पूरा हम जनतंत्र पे ही चर्चा कर रहे हैं कि जनतंत्राभिधाना शासन प्रणाली अस्माकं देशे प्रवर्तमाना अस्ति, अर्थात हमारे देश में जनतंत्र नामक शासन प्रणाली प्रचलित है। फिर है, राजनीतिज्ञों ने शासन प्रणाली के मुख्यतः कितने भेद बताए हैं? तो यहाँ पे 30 तरह करके था ना, देखिए ये वाली जो लाइन है। ठीक है,
तो इसमें है राजनीतिज्ञों ने शासन प्रणाली की मुख्यतः 3 भेद बताए हैं, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और जनतंत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक, अब आखिरी प्रश्न देख लेते हैं इसका, गद्यांश का। राजतंत्र में किसका शासन होता है? तो राजतंत्र में विद्वानों का शासन होता है। ठीक है, किसका शासन होता है? एक मिनट। राजतंत्र में राजा का शासन होता है। राजतंत्र में किसका शासन होता है? राजा का। राजतंत्रम राज्ञः शासनम भवति, अर्थात राजतंत्र में राजा का शासन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पद्यांश दे देगा, गद्यांश देगा, उसको बहुत दिमाग लगा के सॉल्व करिएगा तो आपके 10 प्रश्न ऐसे ही सही हो जाएंगे। प्रसूयते अत्रायम उपसर्गः, इसका आंसर होगा प्रसूयते अत्रायम उपसर्गः, इसका आंसर होगा प्रउपसर्ग। ठीक है, फिर है अकर्मक तथा सकर्मक का संबंध है। अकर्मक और सकर्मक का संबंध है क्रिया से। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पूज्य, पूजनीय, पूज्यनीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको अशुद्ध शब्द है पूज्य, ये वाला पूजनीय जो है वो अशुद्ध है। ठीक है, जो पूज्य है और पूजनीय ये व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसको ध्यान रखिएगा। छात्रः उपविशति, ये क्या है? ये जो है कर्तृवाच्य है। फिर रामः गच्छति का कर्मवाच्य होगा रामेण गम्यते। फिर है गलत वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो इसमें गलत वर्तनी बताइए किसमें है? इसमें पुल्लिंग में, ये जो पुल्लिंग लिखा है ये गलत वर्तनी है। स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभय लिंग, ये सब सही है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी पुल्लिंग की यहाँ पे बस बिंदी छूट गई है। एक मिनट, इसको मैं सही कर देती हूँ। यहाँ पे बिंदी हो जाएगी पुल्लिंग में। ठीक है, तो ये सही हो जाएगी, तो ये गलत है। फिर है पंच पंचाशत 2 अंकों में लिखेंगे। तो पंच पंचाशत होगा 55। ठीक है, अष्टाविंशति शब्द का अर्थ होता है 28। फिर है एकोनविंशति शब्द का अर्थ होता है, क्या होगा? 29। फिर है गम धातु को लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होता है? गच्छतु। ठीक है, गम धातु लोट लकार में रूप चलता है ना गच्छतु, और उस गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाओ, गच्छाम। ठीक है, फिर है भू धातु परस्मय पदी का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? इसका बनेगा अभवः। ठीक है, क्या बनेगा? अभवः। तो इसका रूप कैसे चलता है? अभवत, अभवताम, अभवन, अभव, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। ठीक है, पठितः में धातु प्रत्यय है, बताइए। इसमें पठ धन, पठ धन कत, यही जो है इसमें धातु और प्रत्यय है। फिर है भवितुम में धातु है। भवितुम में कौन सी धातु है? तो भवितुम में भू धातु है। फिर है तिष्ठति में धातु है, तिष्ठति में स्था धातु है। पठताम रूप किस लकार पुरुष एवं वचन का है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है संस्कृत में धातु कहते हैं। संस्कृत में धातु किसे कहते हैं? क्रियापद को। ठीक है, संस्कृत में संज्ञा तथा सर्वनाम पदों को शब्द रूप कहते हैं, जबकि क्रियापद धातु रूप कहलाता है। ठीक है, वारी शब्द का सप्तमी एकवचन रूप क्या होगा? तो वारी का सप्तमी एकवचन कौन क्या का रूप क्या होगा? वारिण। ठीक है, क्या चलेगा सप्तमी? सप्तमी में क्या चलेगा? वारिणी
एक वचन में, वारिणो द्विवचन में, वारिणाम बहुवचन में। ठीक है, तो एक वचन में वारिण चलेगा। इसको सही कर लीजिएगा। वारी शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप वारिणी है, यानी ऐसे चलेगा वारिणी, वारिणो, वारिणाम। ठीक है, अगला प्रश्न है तस्मय में विभक्ति है। तस्मय में कौन सी विभक्ति है? तस्मय में चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, फिर नदी शब्द के द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? नदी शब्द के द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप होगा नदी ही। ठीक है, आप नदी शब्द का रूप देख लीजिएगा। पित्रा पितृ शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो इसका आंसर होगा तृतीया एक वचन। ठीक है, आप इसका रूप देख सकते हैं, ऐसे चलता है ना, पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितृन, पित्रा तृतीय विभक्ति में आ गया, पित्रा पितृभ्याम पितृभि। राम शब्द के तृतीय एक वचन का रूप क्या होता है? तो राम के तृतीय एक वचन का रूप कैसे चलेगा? प्रथमा का चलेगा रामः रामो रामा, द्वितीय का चलेगा रामम रामो रामान, तृतीय का चलेगा रामेण रामाभ्याम रामई। तो क्या होगा इसका आंसर? तृतीया का एक वचन हो जाएगा रामेण। तेन में विभक्ति है। तेन में कौन सी विभक्ति है? तो तेन में तृतीया विभक्ति है। तेन में तृतीया विभक्ति है। ये तत् शब्द का है। सहतौते, तम तौतान, तेन ताभ्याम तई। तो तेन जो है तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। फिर आगत्य में प्रत्यय है। आगत्य में ल्यप प्रत्यय है। क्षत्रि प्रत्यय युक्त पद है। क्षत्रि प्रत्यय युक्त पद है पठन। फिर है भोक्तुम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है। भोक्तुम में है भुजधन तुमुन, भुजधन तुमुन। ठीक है, फिर है पठितः में धातु प्रत्यय है। पठितः में धातु प्रत्यय है पठधन कत। फिर है दा धातु में कत्वा प्रत्यय का योग करने पर होता है। क्या होता है? दत्वा। रुच्यार्थाणाम प्रियमाणः सूत्र से विभक्ति प्रयुक्त होती है। कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? चतुर्थी। निम्नांकित में से कौन द्विकर्मक धातु नहीं है? तो द्विकर्मक धातु नहीं है मन। ठीक है, फिर नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वसट, इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। फिर है क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को कहते हैं, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को कारक कहते हैं। अश्वात रामः अपतत, इस वाक्य में आए अश्वात पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें है पंचमी विभक्ति। फिर है जटाभितापसः में तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र है। इत्थम भूत लक्षणे। फिर है सपादेन खंजनः अस्ति, खंजः अस्ति, वाक्य में पादेन पद में तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र है। एनांग विकारः। फिर है राजपुत्रः में समास है। राजपुत्रः में तत्पुरुष समास है। चंद्रशेखरः में समास है। चंद्रशेखरः में बहुव्रीहि समास है। प्रतिदिनम में समास है। प्रतिदिनम में अव्ययी भाव समास है। घनश्यामः में कौन सा समास है? घनश्यामः में कर्मधारय समास है। त्रिवेणी पद में कौन सा समास है? त्रिवेणी पद में द्विगु समास है। फिर है नित्य नपुंसक लिंगैक वचनांत समास होता है। कौन सा समास होता है इसमें? इसमें होगा अव्ययी भाव समास। फिर है पीताम्बरः का विग्रह है। पीताम्बरः का विग्रह है पीतम च तत् अम्बरम। फिर है संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल को।
अत्यधिक में संधि है, अत्यधिक में यड़ संधि है। आप संधि का सेगमेंट अगर पढ़े होंगे तो आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। उमेशः शब्द में किस सूत्र से संधि की गई है? तो इसमें आदगुणा से संधि की गई है। हितोपदेश में संधि है, हितोपदेश में गुण संधि है। तल्लय का संधि है, तल्लय में संधि विग्रह है, तल्लय में होगा तत् धन लय, तो हो जाएगा ए वाला। पूर्व रूपस्य उदाहरणम अस्ति, पूर्व रूप का उदाहरण है रामो अस्ति। फिर है व्याकरण से संबंधित संधि नहीं है, तो व्याकरण से संबंधित संधि जो है ये वाली नहीं है, मुख संधि नहीं है। वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। री वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान होता है मुख नासिका से। क वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ। त वर्ग का उच्चारण स्थान है, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? तो महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। महाकाव्य का अंगिरस नहीं होता है, तो महाकाव्य का अंगिरस जो है वो रौद्र नहीं होता है। निम्नलिखित में से महाभारताश्रित नहीं है, तो इसमें से महाभारत श्रित कौन सा नहीं है? 10 कुमार चरितम। ठीक है, बाकी जितने भी हैं वो सब महाभारत पर आश्रित हैं। उरुभंग, नलचंपू, शिशुपाल वधम, 10 चरितम जो है वो दंडी की अद्वितीय गद्य रचना है। फिर है अश्वस्य मेघस्य पर्वाणि कानि उच्यते, तो इसका आंसर होगा मासाश्चार धर्म मासाश्च। अश्वस्य मेधस्य पर्वाणि मासाश्च धर्मासाश्च उच्यते, अर्थात अश्वमेघ यज्ञ 1 मास अथवा अर्धमास 15 दिन का होता है। इसमें जिस व्यक्ति द्वारा घोड़ा पकड़ा जाता है उसे से राजा को युद्ध करना पड़ता है। फिर है कस्मिन् पुराणे विविध शास्त्र संबंधिनो विषया वर्तते, तो इसका आंसर होगा अग्नि पुराणे। फिर है श्रीमद् भागवते श्री कृष्ण से ज्येष्ठ पुत्र से किम नाम, तो इसका आंसर होगा प्रद्युम्न। फिर है रास पंचाध्यायी कुत्र वर्तते? श्रीमद् भागवते। फिर है बुद्ध चरित महाकाव्य से रचनाकार कह, तो इसका आंसर है अश्वघोषा। कार्य नियत पूर्ववर्ती क्या है? तो इसका आंसर होगा कारण। फिर है स पातु दामोदरो भक्तः अत्र दामोदरः कः, तो इसका आंसर होगा कृष्ण। आर्यकः बंधनागारे केन बद्धः, इसका आंसर होगा राज्ञा पालकेन। फिर है अस्थावर अस्थावर कचेटः केन मार्गेण उद्यानवनम प्रविशति, तो इसका आंसर होगा प्राकार खंडेन। अगला प्रश्न है जातो कुसुम वासितः प्रवारकः चारुदत्ताय केन प्रेषितः, तो इसका आंसर होगा शर्विल केण। फिर अगला प्रश्न है नैषधीय चरिते प्रथम श्लोके कस्य राज्ञः उल्लेखः वर्तते, तो इसका आंसर होगा नलः। ठीक, फिर अगला प्रश्न है वासवदत्ता ग्रंथस्य कर्ता कः, तो इसके कर्ता हैं सुबंधु। ठीक है, यहीं पे मैं बता देती हूँ बाणभट्ट की रचना कादम्बरी है, श्रीहर्ष की नैषधीय चरितम है और शूद्रक की मृच्छकटिकम है।
वेड़ी संहार नाटकस्य रचनाकारः कः? तो इसके रचनाकार हैं भट्ट नारायण। फिर है अन्नर राघव नाटकस्य रचनाकारः कः? तो इसका आंसर है मुरारी। फिर है अधो विद्यमानानां प्रश्नानाम् उत्तरं प्रदेयं नारिकेल फल सम्मितं वच कस्य उक्ति? तो इसका आंसर होगा कवि भारवी। फिर है ओरायन ग्रंथस्य लेखकः कः? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलकः। ठीक है। फिर है समीचीन तालिका चिनुत। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है, तो मैं इसको मिला देती हूँ। मेघदूतम जो हो गया वो कालिदास का हो गया, रत्नावली हर्ष का हो गया, वेड़ी संहार भट्ट नारायण का, बुद्ध चरितम अश्वघोष घोष का। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। शतक त्रयी के रचयिता हैं आपके भर्तृहरि। हर्षचरितम कतिषु उच्छ्वासेषु रचितम अस्ति? तो इसका आंसर होगा अष्टसु। फिर है वैराग्य शतक किस प्रकार की रचना है? तो वैराग्य शतक जो है वो खंड काव्य है। फिर है भास का दूत वाक्य किस पर आधारित है? भास का दूत वाक्य महाभारत पर आधारित है। फिर है भवभूते मातु नाम किम? भवभूति की माता का नाम है जातुकर्णी। जतुकर्णी। लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो लघुत्रयी के अंतर्गत कुमार संभवम महाकाव्य। एक मिनट, मैं इसको पहले सीधे से बता देती हूँ। कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम, ये लघुत्रयी में आते हैं और ये तीनों ही जो है कालिदास द्वारा रचित हैं। ठीक है, तो कुमार संभवम में 17 संग है, 17 सर्ग है, और मेघदूतम में 2 खंड है, पूर्व मेघ उत्तर मेघ, और रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग है। ये पूछ सकता है आपसे। रघुवंश महाकाव्य नायक कह? तो रघुवंश महाकाव्य के नायक हैं श्री रामचंद्र। कालिदास किस राजा के आश्रयदाता कवि थे? तो ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। शिशुपाल वध महाकाव्य से सर्गाणाम संख्या अस्ति? तो इसका आंसर है विंशति। फिर है क्षत्रियाणाम युद्ध भूमि, इसका आंसर होगा अयोध्या। फिर है महाभारते गीता वर्तते द्रोण पर्वणि। फिर है एक मिनट, ये थोड़ा गलत हो गया। महाभारते गीता वर्तते भीष्म पर्वाणि। ठीक है, और इसका भी आंसर गलत लग गया है, इन दोनों को आप सुधार लीजिए। क्षत्रियाणाम युद्ध भूमि कुरुक्षेत्रम। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से देखेंगे। क्षत्रियाणाम युद्ध भूमि कुरुक्षेत्रम, महाभारते गीता वर्तते भीष्म पर्वणि। ठीक है, यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र है इसके बारे में बता देती हूँ कि क्षत्रियों की युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र है, जहाँ कौरव एवं पांडवों का युद्ध हुआ था। ठीक है, और ये वाला जो प्रश्न है, महाभारते गीता वर्तते, गीता महाभारत के भीष्म पर्व में कही गई है। गीता 18 अध्याय में विभक्त है। श्रीमद् भगवत गीता प्रस्थान त्रयी का ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेशों का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में है। महाभारते मुख्य रसः कः? महाभारत का मुख्य रस है शांत। फिर है वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और शल वर्णों की संज्ञा होती है, ये होते हैं महाप्राण। ठीक है, वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और सल वर्णों की संज्ञा महाप्राण होती है। व्यंजन का भेद अल्प प्राण व महाप्राण भी होता है। अल्प प्राण वर्गों के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण तथा अंतः अस्त वर्णों को कहते हैं, तथा वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ तथा उष्म महाप्राण है। वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ, ठीक है, शल मतलब उष्म होता है। ठीक है, व्यंजनानि
कति। तो इसका आंसर होगा त्रयस्त्रिंशत् यानी 33। स बाल आसीद वपुषा चतुर्भुजो मुखेन पूर्णेन्दु निभस्त्रिलोचनः इति शिशुपालवधस्य पद्यांशः केन संबद्धः। तो इसका आंसर होगा शिशुपालेन। वैदेही बन्धा हृदयं विदद्रे रघुवंशस्य अस्मिन् पद्यांशे वैदेही बंधु भवति। तो इसका आंसर होगा रामः। ठीक है। रघुवंश महाकाव्य महाकवि कालिदास की अनुपम कृति है। 19 सर्ग में विभक्त है। 1569 श्लोक है। जो 14वां सर्ग है उसका 33वें श्लोक में वैदेही के ऊपर लगाए गए कलंक की बात सुनकर राम के हृदय में शोक की लहर वैसे ही फैल गई जैसे कि हथौड़े की चोट से तपा हुआ लोहा फैल जाता है। काव्य मीमांसोक्त कथानुसारम पुरा पुत्रियंती सरस्वती कुत्र तपस्या मास। तो इसका आंसर होगा तुषार गिरऊ। श्री राजशेखर विरचित काव्य मीमांसा में सरस्वती ने तुषार गिरी पर तपस्या की है। ठीक है। तो ये थे हमारे टोटल 100 प्रश्न जो संस्कृत भाषा से पूछे जाने का जो पाठ्यक्रम है उसके आधार पे इसको बनाया गया है। तो आप इन वीडियोस को देखिए। अभी एग्ज़ाम के लिए बहुत समय है। इसका डिटेल भी आपको एक एक टॉपिक का चैप्टर वाइज मिल जाएगा। एग्ज़ाम के पहले पहले आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा, चाहे सामान्य अध्ययन हो चाहे संस्कृत भाषा का हो। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने संस्कृत मित्रों तक इसे पहुंचाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।